जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को कल के क्लास में बताया था कि बेसिक क्लास चलेगी, तो देखते हैं हम लोग बेसिक क्लास। हिस्ट्री का बेसिक क्लास मैंने 4 लेसन को बताया था। ये समझिए कि पूरे 4 लेसन का निचोड़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्लास देखना अत्यंत ज़रूरी है, आपके लेसन के लिए भी, आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी। तो ज़रूर देखें इसको आप लोग। चलिए ये देखते हैं। 28 तारीख है आपका। पार्ट 1 क्लास का चल रहा है, बेसिक हिस्ट्री क्लासेस। मैं शुरुआती से आपको बताऊंगा जब तक हमारी आज़ादी हुई तब तक। आज का क्लास ही पूरा का पूरा इसी टॉपिक पे रहेगा। तो पुर्तगालियों के आने से पहले की चर्चा हम नहीं करेंगे। उससे पहले मुगल वंश और उससे पहले दिल्ली सल्तनत, मराठा साम्राज्य, गवर्नर जनरल, इन चीज़ों को छोड़कर हम 1498 से पढ़ते हैं, यानी जब से पुर्तगाली हमारे यहाँ भारत में आए। तो पहला पुर्तगाली भारत का आगमन, यानी पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ। वास्को द गामा 1498 ईस्वी में आया। इसी को कहा जाता है कि भारत का खोज करता है ये वास्को द गामा। भारत कोई भूला हुआ नहीं था, समुद्र मार्ग द्वारा खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था वास्को द गामा। यानी पहला व्यक्ति वास्को द गामा ने समुद्र यात्रा करके भारत को जाना, भारत के बारे में लोगों को बताया कि भारत का समुद्र मार्ग से ऐसे ऐसे रास्ता है। वो वास्को द गामा समुद्र में भ्रमण करते हुए आया। उसका पर्पस यहाँ व्यापार करना या आधिपत्य करना नहीं था, वो घूमते हुए आया। वो केरल के कालीकट एक बंदरगाह है, वहां पे आया। उस समय वहां के राजा जमोरिन थे। कालीकट जो बंदरगाह है वहां पे वास्को द गामा आया, जिसके राजा थे जमोरिन। 1498 ईस्वी में वहां पे आया और आने के बाद देखा, भारत का भ्रमण किया तो देखा कि ये तो भारत हर तरह से संपन्न है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मसाले और अन्य चीज की पर्याप्त संसाधन है, किंतु यहाँ से व्यापार दूसरे जगह नहीं होता और वस्तु भी यहाँ सस्ता है। तो इस प्रलोभन में ये आया तो और कुछ दिन भ्रमण किया और पुनः वापस चला गया। और जाने के बाद पुनः ये 4 वर्षों बाद, पहले तो एरोप्लेन थी नहीं कि तुरंत चले आते हैं, जाने में भी समय और आने में भी समय लगता था। पुनः ये 1502 ईस्वी में आया, यानी पुनः 1502 ईस्वी में, यानी 4 साल बाद यह पुनः वापस आया और पुनः वापस आकर भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। यानी 4 साल बाद 1502 में आया और पुनः व्यापार करना शुरू कर दिया और यहां से वस्तुएं ले जाकर वहां बेचने लगा और देखा कि बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। तो उसके बाद उसके साथ बहुत सारे व्यापारी पुर्तगाल से आने लगे और यहाँ से व्यापार करने लगे। और मुख्य रूप से व्यापार उस समय मसाले का करता था। ये मुख्य रूप से व्यापार क्या चीज का करता था? मसाले का करता था। उसके बाद पुर्तगाल का हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, ये सभी भारत से व्यापार करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि भारत में बहुत पर्याप्त मात्रा में इसकी संसाधन है और यहाँ से हम आसानी से खरीद के ले आ सकते हैं और कम पैसे में खरीदेंगे और अधिक पैसे मुनाफे में बेच सकते हैं। इसके बाद फिर सभी देशों ने आपस में प्रतिस्पर्धा किया, कंपटीशन किया, लेकिन जिसमें अंग्रेज सबसे ज्यादा ताकतवर था। अंग्रेज ने क्या किया? सभी को भारत से खदेड़ दिया और अंतिम में 1761 ईस्वी में पुर्तगाल को भी पूर्ण रूप से यहां से खदेड़ दिया और यहाँ पे पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और उन्होंने पहली अपनी कोठी कहने का मतलब है पहली कंपनी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में पहली ईसीआई कंपनी की कोठी खुली। यानी पहले ईसीआई का मतलब ईस्ट क्राउन इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आप कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बीसीआई, दो तरह की कंपनी शासन किया। 1857 के बाद जो शासन किया वो बीसीआई, ब्रिटिश क्राउन इंडिया किया, और 1857 से पहले ईसीआई किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी। दोनों एक ही देश की कंपनी है, नाम बदल दिया गया। एक में गवर्नर जनरल रहते थे, एक में वायसराय रहते थे, बस यही इतना अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। कुछ नियम कानून विक्टोरिया के आने के बाद 1857 के बाद विक्टोरिया आई, उसने अपने आधार पर कुछ कानून बदला। कह रहा है कि बंगाल पे, देखिए पहले हमारे देश की राजधानी थी बंगाल, पश्चिम बंगाल थी, तो वहां बंगाल पे अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार करना शुरू किया और उसके लिए भी वो देखा कि भारत में ऐसे अधिकार करना जरूर ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला उस समय के शासक थे, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर कासिम, तो अंग्रेज जो हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल में था, उन्होंने क्या किया, वहां पे फूट टालो और शासन करो की नीति अपनाकर इनके जो सेनापति थे, सेनापति को बोला कि तुम राजा नहीं बनना चाहते हो, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम तुम्हें राजा बना देंगे। वो प्रलोभन में आकर और अंग्रेज का साथ दिया और 23 जून 1757 में जो बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी कर दिया
अंग्रेजों का हाथ मिला लिया, अंग्रेजों से साथ दिया, और इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला पूर्ण रूप से हार गया और उसकी हत्या कर दी गई रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, और बंगाल पर उसका अधिकार हो गया। और ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 इस भाग से उस भाग से, इस भाग से उस भाग पर करते करते, इस राज्य से उस राज्य पे, धीरे धीरे करते करते पूरे भारत पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। और पहले तो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, और फिर पूरे धीरे धीरे पूरे भारत पे अपना अधिकार जमा लिए, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सारी इकाइयों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जिस राज्य का राजा मर जाता था, उसका कोई अपना औलाद नहीं होता था, उसको अपने अधीन ले लेता था, उसके यहाँ इतनी कर बढ़ा देता था, किसानों की स्थिति दयनीय कर देता था। तो इसकी वजह से लोग धीरे धीरे अपंग होते गए। नील की खेती, ये सारी खेती, अफीम की खेती करवा के भूमि को धीरे धीरे बंजर करवाना चाहता था, ताकि सभी लोग हमारा गुलाम बनकर रहे। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा जो था अंग्रेज से पूर्ण रूप से हार गया। जो मराठा लोग था वो इस मुगल वंश से पूर्ण रूप से हार गया, और हारने के बाद इसकी सत्ता चली गई, और फिर अंग्रेज भी उसमें सहयोग दिए थे। यानी अंग्रेज धीरे धीरे आपस में फूट डाल के लोगों को एक दूसरे से दूर करना चाहते थे। फूट डाल और शासन करके नीति के कारण ही वो अपना आधिपत्य यहाँ जमा पाए। फिर 1857 में मेरठ का विद्रोह हुआ, जो कि सबसे चर्चित और पहला स्वतंत्रता संग्राम का ये विद्रोह हुआ। मंगल पांडे का नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे। मंगल पांडे ऐसे क्रांतिकारी थे जो सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता की लहर को जगाने का प्रयास किए। उस समय की घटनाक्रम कुछ ऐसी थी कि उस समय हमारे जो भारत में 1 लाख मात्र अंग्रेजी सैनिक थे और 10 लाख भारतीय सैनिक थे। तो अंग्रेजों ने नए बंदूक की आधुनिक तकनीकी लाई, और जिसमें क्या किया, जो बारूद होता था, बारूद एक चमड़े की इतने बड़े थैले में होता था, उसको दांत से फाड़ कर उस बारूद को बंदूक के सलिया में डालकर उसमें फिर सलिया से उसको अंदर करना होता था। ये पता चली बात इन लोगों को, जो कि उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग सैनिक थे। तो इसमें चर्बी जो था, जो बनाया गया था थैला, वो सुअर और गाय दोनों का मांस का था। तो हिंदू धर्म के लिए गाय का मांस हराम होता है और मुस्लिम धर्म के लिए सुअर का मांस, ये दोनों को मिक्स करके बनाया गया था। ये जानकारी लोगों को मिली, लेकिन जो और अंग्रेज थे वो लोगों को बोले कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है, आप लोगों को अफवाह फैलाया जा रहा है। किंतु एक बार ये घटनाक्रम की जानकारी सही रूप से मिल गई मंगल पांडे को, तो मंगल पांडे ने इसके लिए विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह भारत के अनेक जगहों से, आपके पटना से, आपके आरा से, भोजपुर से, दिल्ली से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, झांसी से, अनेक भागों से अलग अलग विद्रोह करने के लिए लोग आगे आए, और मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया और बहुत सारे अंग्रेजों को मारा भी। लेकिन अंततः अंग्रेज उनको पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद उनको फांसी दिए। कहा भी जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली जो फांसी है वो मंगल पांडे को दी गई थी। पहली जो फांसी है वो मंगल पांडे को दी गई थी, और उसी समय से हमारे देश में धीरे धीरे स्वतंत्रता की आग सुलगने लगी। 1853 में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के द्वारा किया गया था। सामान को इधर उधर ले जाने और लाने में बहुत परेशानी हुआ करती थी, इसलिए डलहौजी उस समय का यहाँ गवर्नर जनरल था। तो उन्होंने इसकी सुलभता के लिए, इंग्लैंड में 1825 में ही शुरू हो गई थी आपकी रेल, 1825 में इंग्लैंड में, तो उसी पद्धति पर यहाँ भी क्या किया, 1853 में मुंबई से थाने 35 किलोमीटर की दूरी के लिए पहले ट्रायल देखा गया कि क्या यह सक्सेस होती है या नहीं होती है। सक्सेस हुई तो पूरे भारत में इसका जाल धीरे धीरे अंग्रेजों ने बिछाने का प्रयास किया, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यातायात के लिए। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ कर्जन के शासनकाल में। उस समय कर्जन जो था उसने बंगाल का विभाजन करवाया हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पर, ताकि लोगों में फूट पड़ जाए, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल फूट पड़ जाए, ताकि लोग आपस में टूट कर अलग अलग हो जाए और हमको शासन करना आसानी हो जाए, जो कि 1905 में कर्जन द्वारा किया गया। लेकिन आपस में लोगों की सामंजस्यता को देखते हुए बहुत कड़े विरोध का झेलना पड़ा कर्जन को, और इस विरोध के परिणाम स्वरूप 1911 में जब इंग्लैंड से दिल्ली में वहां के राजा जॉर्ज पंचम आने वाले थे, तो इसको देखते हुए जो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो गवर्नर जनरल था, उसको लगा कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इशू हो जाएगी, मेरी नौकरी भी चली जाएगी, इसलिए बंगाल विभाजन उसने क्या करवा दिया, रद्द करवा दिया, क्योंकि आपस में लोगों की असंतोष की भावना बहुत अधिक थी। और उसी समय भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, यानी जो हमारी राजधानी कलकत्ता थी उसको स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया, नई दिल्ली कर दिया गया।
अब 1 जनवरी 1915 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आ गए। दक्षिण अफ्रीका 1993 ईस्वी में गए थे, अपने दोस्त उनका सेठ अब्दुल्ला था, उन्हीं का एक केस था, उसी को लड़ने के लिए गए थे, तो वहां से वापस आ गए। और वहां पे भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा गोरे और काले के विरुद्ध। वहां पे भी गोरे और काले और रंग भेद नीति थी, यानी हम लोगों को काला कहा जाता था, अपने को गोरा कहता था लोग, हम लोग को वहां भी सम्मान नहीं मिलता था, बहुत हीन भाव से देखा जाता था। तो पहला गांधी जी अपने जीवन का सत्याग्रह जो किए, आंदोलन जो किए, वो दक्षिण अफ्रीका में किए, रंग विरोध के आंदोलन। अगर पूछा जाए कि जीवन का पहला आंदोलन, तो रंग विरोधी आंदोलन हुआ दक्षिण अफ्रीका में, गोरे और काले को लेके। और उसके बाद फिर भारत में अगर पूछा जाए तो चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला पहला सत्याग्रह उनका था। जब वहां से आए तो लोगों से उनको जानकारी मिली कि भाई आप जाकर दूसरा देश में अधिकार दिलवा दिए और आपके अपने कंट्रीज में ही लोग दर दर भटक रहे हैं, लोगों के साथ शोषण हो रहा है। तो उन्होंने एक अपना स्थान बनाया, एक अपना सेंटर बनाया, जिसका नाम हुआ साबरमती आश्रम। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम गुजरात में स्थापना किया, ताकि जो भी समस्या हो लोगों की वो मेरे तक आके पहुंचा सके और मुझे बता सके। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 17 से